नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सीज फायर के बाद भी दोनों देशों में तनाव अभी तक खत्म होता नजर नहीं आ रहा। हिंदुस्तान पाकिस्तान को भविष्य के लिए चेतावनी दे रहा है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का ये तनाव वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी मध्यस्थता का दावा किया है तो सिंधु जल समझौते पर तुर्की का बयान आया है। तो क्या जल्दी टूटेगा सीज फायर? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। मिडिल ईस्ट के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति सऊदी अरब से की $600 अरब की डील। डोनाल्ड ट्रंप का सीरिया से प्रतिबंध हटाने का ऐलान। गजा में पूरी ताकत से एंट्री करेगी इजरायली सेना। नेतन्याहू बोले किसी भी कीमत पर नहीं होगा युद्ध विराम। यूएन का आरोप, गजा के लोगों को भूखा मारना चाहता है इजरायल। मोहम्मद यूनुस ने हिंदुस्तान के 7 सिस्टर्स को लेकर फिर दिया विवादित बयान। उधर बलूचिस्तान की राह पर निकला चटगांव। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की बढ़ी टेंशन। और चलते चलते में देखेंगे किन शहरों पर मंडरा रहा खतरा। क्या धरती के नक्शे से गायब हो जाएंगे ये शहर? इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीन को हिंदुस्तान का करारा जवाब। अरुणाचल प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की कार्रवाई की निंदा। राज्य को बताया हिंदुस्तान का अभिन्न अंग। रूस और यूक्रेन में संभावित वार्ता से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति का बयान। जेलेंस्की बोले, मैं तुर्की में पुतिन के आने तक करूंगा इंतजार। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध विराम पर चर्चा का दिया है प्रस्ताव। अमेरिका में 20 डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा। आव्रजन नीतियों में सहयोग न करने पर संघीय निधि रोकने की धमकी का आरोप। ब्रिटेन की गलियों में घूम रहे चलते फिरते 400 बम। ब्रिटेन की संसद में पेश एक रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक ISIS के लिए लड़ चुके हैं ये लोग। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीज फायर हो चुका है, लेकिन ये सीज फायर कितने दिनों तक टिकेगा, इस पर अभी से सवाल उठने लगे हैं। दरअसल हिंदुस्तान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद नहीं रोकेगा तब तक सिंधु जल समझौते पर कोई बात नहीं होगी। वो जिस स्थिति में अभी है वो ही स्थिति रहेगी, यानी ये समझौता अभी सस्पेंड रहेगा। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद खुलकर कर रहा है। आतंकवादियों के लॉन्च पैड एक बार फिर से सक्रिय होने लगे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर डिप्टी पीएम इशाक डार तक सभी हिंदुस्तान को धमकाते हुए कह रहे हैं कि अगर सिंधु जल समझौते को बहाल नहीं किया गया तो सीज फायर भी नहीं टिकेगा। हम इसे युद्ध का ऐलान मानेंगे। इस बीच सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने दोनों ही देशों को धमकी दी थी कि अगर सीज फायर नहीं हुआ तो व्यापार बंद कर देंगे, जिसके बाद दोनों देश सीज फायर को तैयार हो गए। यूएन महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर में अमेरिका की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता से ही सीज फायर हुआ है। तो वहीं पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका की शरण में पहुंच गया है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद ने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम अभी नाजुक बना हुआ है। उन्होंने सीज फायर के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और साथ ही वॉशिंगटन से कश्मीर मुद्दे को सुलझाने में भूमिका निभाने के लिए भी कहा। तुर्की के चैनल TRT को दिए इंटरव्यू में राजदूत ने कहा कि कश्मीर ही दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ है। कश्मीर मुद्दा अगर हल ना हुआ तो ये दोनों देशों के संबंधों पर असर डालता रहेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस बीच अमेरिका की तरफ से भी हिंदुस्तान को लगातार झटके मिल रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर जब सवाल किया गया, पूछा गया कि क्या पाकिस्तान आतंकी समूहों को समर्थन देना बंद करेगा, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, बल्कि सीज फायर की बात करने लगे। उन्होंने आतंकवाद पर पूछे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं केवल ये दोहरा सकता हूं कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का स्वागत करते हैं। हम दोनों प्रधानमंत्रियों की शांति का मार्ग चुनने के लिए सराहना करते हैं। हम दोनों पक्षों के बीच सीधे संवाद को भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं। अमेरिका की तरह तुर्की भी हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता दिख रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन ने कहा कि तुर्की अच्छे और बुरे दोनों वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। साफ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया है,
लेकिन अभी भी इसे लेकर तनाव बना हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ बातचीत में तीसरे पक्ष को शामिल करना चाहता है। ट्रंप की तरफ से प्रस्ताव भी रख दिया गया है कि वो मध्यस्थता कराने को तैयार है, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान से सीधे बात करेगा। दोनों देशों के बीच बातचीत में तीसरे देश की जरूरत नहीं है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट दौरे की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त 3 दिवसीय दौरे पर हैं। ट्रंप ने अपने इस दौरे की शुरुआत सऊदी अरब से की है, जहां उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि अमेरिका और सऊदी अरब ने $600 अरब की रक्षा और एआई में निवेश का समझौता किया है। इसमें कई बड़े एआई चिप ऑर्डर और रक्षा सौदे शामिल है। दोनों देशों के बीच $142 अरब की हथियारों की डील भी हुई है। ट्रंप ने रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अविश्वसनीय व्यक्ति बताते हुए कहा कि वो अमेरिका और सऊदी अरब के बीच बेहतर संबंधों की नींव रख रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया था कि सऊदी अरब जल्द ही अब्राहम समझौते का हिस्सा बनेगा, जो इजराइल और अरब देशों के बीच सामान्यीकरण समझौतों की नई कड़ी है। तब आप मुझे सम्मानित करोगे। दरअसल अब्राहम समझौता एक शांति समझौता है, जिसका उद्देश्य इजराइल और अरब देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित करना है। 2020 में हस्ताक्षरित यह समझौता दशकों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म कर व्यापार, सुरक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने का मौका देता है। इस समझौते के तहत पहले संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल को मान्यता दी। इसके बाद सूडान और मोरक्को ने भी इस प्रक्रिया में कदम रखा। इस समझौते का नाम अब्राहम रखा गया है, जो यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के साझा धर्मगुरु अब्राहम से प्रेरित है, और इसका उद्देश्य इन तीनों धर्मों के देशों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ाना है। इन 2 बड़े ऐलानों के अलावा एक और ऐलान कर ट्रंप ने सभी को हैरान कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है। सीरिया के नए नेतृत्व के साथ अमेरिका के संबंधों को सामान्य करने की दिशा में यह ट्रंप का बड़ा कदम है। रियाद में यूएस सऊदी निवेश मंच पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि सीरिया में एक नई सरकार है और उम्मीद है कि वो सफल होगी। मैं सीरिया से बैन हटाने का ऐलान करता हूं और सीरियाई लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। ट्रंप की ये घोषणा एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को भी दिखाती है। दरअसल सीरिया पिछले 1 दशक में लगातार गृह युद्ध से घिरा रहा। इस दौरान ईरान समर्थक पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के चलते अमेरिका ने सीरिया पर कई प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन बीते साल दिसंबर में हयात तहरीर अल शाम यानी HTS गुट के दमिश्क पर कब्जे के बाद अहमद अल शरा देश के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे गजा की। तो गजा में इजरायली हमलों से भारी बर्बादी हुई है, जिसे देखते हुए वहां युद्ध विराम की मांग तेज हो रही है, लेकिन इजरायल इसके लिए तैयार नहीं है। इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि भले ही हमास सारे बंधकों को रिहा कर दे, लेकिन तब भी गजा में युद्ध विराम नहीं होगा। नेतन्याहू ने घोषणा करते हुए कहा कि उनका इस युद्ध को रोकने का कोई इरादा नहीं है। हां, अगर हमास बंधकों को रिहा करता है तो इजरायल उन्हें स्वीकार करेगा, लेकिन गजा में सैन्य कार्रवाई फिर भी जारी रहेगी। नेतन्याहू के इस रुख ने गजा में युद्ध को और लंबा चलने की आशंका बढ़ा दी है, क्योंकि हमास ने भी साफ कहा है कि वो केवल तभी समझौता करेगा जब इसमें व्यापक युद्ध विराम और गजा से सेना की वापसी शामिल होगी। और नेतन्याहू ने सिर्फ घोषणा नहीं की, उनकी सेना गजा में पूरी ताकत के साथ एंट्री करने की तैयारी में है। नेतन्याहू ने घायल रिजर्व सैनिकों के साथ बैठक की और जिसके बाद उनका बयान सामने आया। नेतन्याहू ने कहा कि आने वाले दिनों में हम पूरी ताकत से ऑपरेशन को पूरा करने जा रहे हैं। इसका मतलब हमास को खत्म करने जा रहे हैं, यानी गजा में इजरायल का सैन्य ऑपरेशन अब और तेज होने वाला है। गजा के लोग पहले से ही इजरायली हमलों से परेशान हैं। उनके पास खाने को अनाज तक नहीं बचा। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवीय अधिकारी यानी ह्यूमैनिटेरियन ऑफिशियल टॉम फ्लेचर ने संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल को बताया कि पिछले 10 हफ्तों से इजरायल ने गजा में सभी मानवीय मदद रोक दी है। उन्होंने इजरायल पर गजा में जानबूझकर और बेशर्मी से अमानवीय हालात थोपने का गंभीर आरोप लगाया। फ्लेचर ने गजा में मानवीय संकट को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे जब वे पूछेंगे कि हमने गजा में 21वीं सदी की इस भयानक त्रासदी को रोकने के लिए क्या किया। हालांकि इजरायल ने जवाब में इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो हमास को समर्थन देने वाली कोई भी सहायता व्यवस्था
स्वीकार नहीं करेगा। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि गजा के लोग बेहतर जिंदगी के हकदार हैं। अब ऐसे में मिडिल ईस्ट की ये जंग क्या रूप लेती है, ये देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर में बात होगी बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियां तेज हो गई हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस लगातार हिंदुस्तान के 7 पूर्वोत्तर राज्यों यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। हाल ही में नेपाल की संसद उपाध्यक्ष इंदिरा राणा से मुलाकात के बाद यूनुस ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और हिंदुस्तान के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को एकजुट आर्थिक रणनीति अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन राज्यों को अकेले रहने के बजाय इन देशों के साथ मिलकर काम करने से ज्यादा फायदा होगा। ये बयान इसलिए विवादास्पद है क्योंकि पूर्वोत्तर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है और हिंदुस्तान सरकार वहां विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इससे पहले भी बीजिंग में यूनुस ने पूर्वोत्तर को लैंडलॉक्ड बताकर बांग्लादेश को महासागर का संरक्षक कहकर विवाद खड़ा कर दिया था। उनका यह बयान हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काने की मंशा को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्स यानी सीएचटी में तनाव बढ़ रहा है। यह इलाका अब ढाका के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। 10 मई 2025 को यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूपीडीएफ की बैठक में मिकेल चकमा ने सीएचटी के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई। ये मांग पुरानी है, लेकिन सरकार की उपेक्षा ने इसे और गंभीर बना दिया है। 12 मई को रंगामाटी में बंगाली बसाहट समर्थकों की रैली में चकमा, मरमा और जुम्मा आदिवासियों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए गए। एक नेता ने तो खुलेआम आजादी की लड़ाई की बात कही। ये स्थिति पाकिस्तान के बलूचिस्तान जैसी हो रही है, जहां स्थानीय लोगों की पहचान और संसाधनों को दबाया गया। सीएचटी भी खनिज और जंगलों से समृद्ध है, लेकिन आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूनुस सरकार फिलहाल चीन से नजदीकी और हिंदुस्तान विरोधी बयानों में उलझी हुई है। लेकिन अगर चटगांव की ये आग नहीं बुझाई गई तो ये बांग्लादेश के लिए वही खतरा बन सकता है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए है। क्या यूनुस की बयानबाजी और सीएचटी का उभरता संकट बांग्लादेश को अस्थिरता की ओर ले जाएगा? ये सवाल अब हर किसी के मन में उठ रहा है। और अब चलते चलते में बात करेंगे दुनिया पर मंडराते साइलेंट खतरे की। दरअसल एक बड़ा खतरा धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है, लेकिन हम इसे हल्के में ले रहे हैं। कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो कहीं बड़े बड़े शहरों के नक्शे से गायब होने का डर सता रहा है। नेचर सिटीज नामक पत्रिका में छपे एक ताजा अध्ययन ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर धीरे धीरे जमीन में धंस रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है। रिसर्च बताता है कि दुनिया के 28 देशों के कई शहर हर साल 2 से 10 मिलीमीटर तक जमीन में धंस रहे हैं। न्यूयॉर्क का 10% हिस्सा हर साल 5 मिलीमीटर नीचे जा रहा है, यानी वहां की सड़कें, इमारतें और बुनियादी ढांचे खतरे में हैं। वहीं हिंदुस्तान के मुंबई जैसे तटीय शहर भी इस खतरे से अछूते नहीं हैं। इस धंसाव का सबसे बड़ा कारण है ग्राउंड वाटर का बेतहाशा दोहन। हम अपनी जरूरतों के लिए इतना पानी जमीन से निकाल रहे हैं कि धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। जमीन का धंसना सिर्फ इमारतों को ही नहीं, बल्कि बाढ़ के खतरे को भी बढ़ा रहा है। खासकर समुद्र के किनारे बसे शहरों में यह समस्या काफी गंभीर है। जब जमीन नीचे जाती है और समुद्र का स्तर बढ़ता है तो बाढ़ का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मुंबई जैसे शहरों में मॉनसून के दौरान पहले ही जलभराव की समस्या आम है और अब यह धंसाव इसे और खतरनाक बना सकता है। बचपन में हमने पर्यावरण बचाने के नारे सुने, पेड़ लगाए और पानी बचाने की बातें सीखी, लेकिन बड़े होने पर हम इन सबको भूल गए। भूजल का अंधाधुंध इस्तेमाल, तेजी से शहरीकरण और प्रकृति की अनदेखी ने हमें इस मुश्किल में डाला है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हम अभी भी नहीं चेताए तो आने वाले सालों में बड़े शहरों का नक्शा बदल सकता है। इस साइलेंट संकट से बचने के लिए हमें जागना होगा। भूजल का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। शहरों में जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना होगा। साथ ही हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो प्रकृति और विकास में संतुलन बनाए रखें। अब वक्त है जागने का। यह खतरा कोई दूर की बात नहीं है। न्यूयॉर्क, मुंबई या दुनिया का कोई और शहर, सब हमारी धरती का हिस्सा है। अगर हम आज नहीं सुधरे तो कल हमारे बच्चों को इसके भयानक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। आइए पर्यावरण को बचाने का पुराना सबक फिर से याद करें और छोटे छोटे कदम उठाकर अपने शहरों को डूबने से बचाएं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।